एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 16 सितंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निपा के बारे में न्यूज़ आई है कि निपा की एक डेथ कंफर्म हुई है मलप्पुरम में और 150 जो इंडिविजुअल थे उन्हें आइसोलेट करने की बात की गई है। अब निपा वायरस के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो में समझाया हुआ है। आई बटन में इसकी लिंक है, या अगर इस वीडियो को आप वॉच कर लेते हैं पूरी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आपको निपा की वहाँ दिख जाएगी वीडियो, आप वहाँ से देख सकते हैं। या इस वीडियो में पीछे आकर इस आई बटन को क्लिक करके आप निपा वायरस के बारे में सारी डिटेल्स देख सकते हैं, क्योंकि उसे हमें डिटेल में समझना होगा और यहाँ हम अपनी टाइम नहीं बर्बाद करेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सीआईसी के बारे में न्यूज़ आई है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने रेलवे डिपार्टमेंट से मांगी है लिस्ट, ताकि वो जितने भी स्टाफ हैं जिनकी डिसेबिलिटी है उसको डिस्क्लोज करे। ठीक है, वैसे ये क्यों आई है अभी प्रोमिनेंस में? क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में ऐसी धांधली चली है जहाँ पे फर्जी डिसेबिलिटी की डॉक्यूमेंट्स बना बनाकर इंडिविजुअल्स फ़ायदा उठा रहे हैं सिविल सर्विसेज की जॉब की, राइट। तो उसी की वजह से ये पर्टिकुलर रेलवे में भी ऐसी इश्यूज तो कहीं नहीं है, इसीलिए अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिस्ट को मांगी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीआईसी, पॉलिटी में भी हमें इसे पढ़नी है, राइट। इसलिए ये कमीशन हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आपको याद रखनी है। कैसे बनी है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत ये बनी थी। अब इस कमीशन में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं इस कमीशन में। ठीक है, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अपॉइंट कैसे होते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, पर रिकमेंडेशन किनके द्वारा दी जाती है? तो एक कमिटी है जो रिकमेंड करती है कि ये इंडिविजुअल हैं, इन्हें अपॉइंट करनी है, फिर प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो अब ये कमिटी हम देख लेते हैं। तो कमिटी के अंदर कौन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन रहेंगे, इसके अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे इन लोकसभा, ठीक है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको याद रखनी है, स्टेटमेंट में आ सकती है। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ के? तो लोकसभा वाले, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब ओथ कैसे सीआईसी की लीड किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। मेंबर जो रहते हैं सीआईसी के, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब जो भी ऑफिस ऑफ टर्म है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको याद रखनी है, 3 ईयर 5 ईयर 4 ईयर टर्म नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी वो डिफाइन करेगी कि कितनी टर्म के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, पर हमें ये पता यहाँ से चल सकता है कि सिर्फ 65 ईयर अगर उनकी एज अटेंड हो जा रही है उसके बाद वो ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बताई जाएगी कि हाँ भाई इतने साल इतने ईयर के लिए इन्हें अपॉइंट की जाएगी, तब तक इसे वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, या 65 ईयर से पहले तक। ये एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए। आपको याद रखना है कि सीआईसी के जो मेंबर्स हैं, जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो रीअपॉइंटमेंट इनकी फर्दर नहीं होती, वो एलिजिबल नहीं है। अब ये कैसे लिए जाते हैं? सीआईसी के अंदर क्या क्राइटेरिया है जिसपे ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है? तो उन वो पर्सन अगर रहेंगे एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, जैसे कि उनके पास वाइडर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो लॉ में, या तो साइंसेज में, या तो टेक्नोलॉजी में, या सोशल सर्विस में, या मैनेजमेंट में, जर्नलिज्म में, या मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में, उनके पास अगर ये सारी चीज़ें, अगर उनके पास नॉलेज है, वाइडर नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, तो उन्हें अपॉइंट किया जाएगा एज सीआईसी। ठीक है, अब थोड़ी और डिटेल्स देखेंगे। प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं सीआईसी को, यानी सेंट उनकी जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उसे रिमूव कौन करता है और अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट, आपको याद रखनी है। अब सेंट्रल सॉरी ये जो सीआईसी है, अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर। ठीक है, आपको याद रखना है सीबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के अंदर है। ठीक है, पहले होम मिनिस्ट्री भी में थी, बाद में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में उसे कर दी गई थी। अब ऐसे ही स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, आपको पता होनी चाहिए, जो स्टेट लेवल पे सेटअप की गई है। और इनके जो मेंबर्स हैं उन्हें कौन अपॉइंट करेगा? तो गवर्नर करते हैं उसे। ठीक है, और रिकमेंड कौन करेगा? तो चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर जो नॉमिनेट किए जाएंगे चीफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे भी है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस की जो टर्म है वो
गवर्नर के द्वारा इसको डिफाइन नहीं की जाएगी। आपको याद रखना है सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे डिसाइड करेगी, ठीक है। तो आपको याद रखनी है स्टेट की हो या यूनियन को इंफॉर्मेशन कमीशन कमीशन हो, उसकी जो टर्म है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिस्क्राइब की जाएगी, ठीक है। पर 60 ईयर इससे पहले तक ही ऑफिस होल्ड करेंगे, ये दोनों में सेम है। अब यहाँ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या उनके अदर कमिश्नर से वहाँ पे भी ये चीज़ है कि वो दोबारा री अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ही उसे रिमूव करेंगे, जितने भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर मेंबर्स हैं, ठीक है। अब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपको याद रखनी कि हर स्टेट में वैरी करेगी, ठीक है। कहीं पे 5 हो सकती है, कहीं पे 6 भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अब सेंट्रल लेवल पे तो हमें पता है कि 10 मेंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वहाँ पे ऐसे कोई भी लिमिट नहीं डिस्क्राइब की गई है, तो वो वेरी कर सकती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक। जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो एलिजिबल रहते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, पर वो कोई दूसरी बॉडी, कोई दूसरी ऐसी ऑफिस में नहीं, पर सेम जो इंफॉर्मेशन कमीशन है उसी में, पर वो अपॉइंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट के वो बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मेंबर्स हैं उसमें स्टेट इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर्स हैं, राइट, वो बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकती है, ये यहाँ कही गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये डेंगू डेथ के बारे में आई है, डेंगू के बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया होगा। आई बटन में लिंक है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट की है, वहाँ आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। और भी बहुत सारी मैंने इसी ईयर की इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इन्वायरमेंट में वीडियो बनाई हुई है, आप उसे ज़रूर वॉच करें, आपकी प्रीलिम्स में वो बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सीबीआई के बारे में बात हुई है कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी गई थी, राइट। और सीबीआई ऐसी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको थ्रू आउट ईयर पूरी साल आपको मिलेगी, राइट। पर यूपीएससी डायरेक्टली उसके बारे में अभी तक नहीं पूछा है, क्योंकि सीबीआई बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में है, तो हम सीबीआई के बारे में देख लेते हैं, और पॉलिटी में भी हमें इसे पढ़नी है। चांसेस हो सकती है कि सीबीआई के बारे में हमसे यूपीएससी पूछे। तो सीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये डोमेस्टिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, याद रखनी है। किसके अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स की आती है, ठीक है। पहले ये किसके अंदर थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की थी, ठीक है, क्योंकि 1963 में रेजोल्यूशन जो पास हुई थी तभी सीबीआई बनी थी, राइट। और बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, और अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स में है, ठीक है, आपको याद रखनी है। अब सीबीआई को एग्जाम्प्ट किया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत, याद रखनी है, ठीक है। और इस्टेब्लिश कैसे हुई थी सीबीआई, किसकी रिकमेंडेशन पे ये बनी? तो सनातन कमेटी, आपको याद रखनी है, और इसी कमेटी के द्वारा सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बनी थी। अब आगे हम और डिटेल्स देखते हैं। सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको याद रखनी है। पावर कहाँ से मिलती है सीबीआई को? तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत। और सीबीआई मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, आपको ये पता ही होगा। और डायरेक्टर यानी चेयरमैन जो है सीबीआई के, वो कौन होते हैं? तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है जहाँ पे आपको पता होगा कि ब्रिक्स की आ, अभी मीटिंग हुई थी, राइट। तो एनएसए की मीटिंग हुई है, उसी की लंबी चौड़ी इसमें बात की गई है। हम ब्रिक्स के ही बारे में देखेंगे, क्योंकि अब ये मीटिंग में क्या हुई है क्या नहीं हुई है वो अभी कुछ भी हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, जैसा कि मैंने आर्टिकल पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रिक्स के बारे में, क्योंकि इस पे पूछ सकती है यूपीएससी। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है आपको, या एक जियो पॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी जो भी ब्रिक्स मेंबर्स के हैं वो मिलते हैं और मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ पे कोऑर्डिनेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। अब ब्रिक्स के अंदर कौन कौन मेंबर हैं? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स सिर्फ 4 ही हैं, आपको याद रखनी है, ये सारी तो बाद में ऐड हुए हैं। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यही कंट्रीज़ है जिन्होंने ब्रिक्स को फॉर्म किया है। और ये फॉर्म कब हुई थी? तो फर्स्ट समिट येकेटरिनबर्ग 2009 में हुई थी, वहाँ ये फाउंड हुई थी, आपको याद रखनी है। पहली समिट कहाँ हुई है? और एक ईयर बाद यानी 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया। आपको याद रखनी है कि ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन्होंने 2024 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। ये ब्लॉक को ज्वाइन किया इसी ईयर, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैसे पूछेगी ब्रिक्स के अंदर कौन कौन मेंबर्स है, ये पूछ ले, या 4 कंट्री के नाम दे दे, वहाँ से पूछ ले कि किसने बाद में या 2010 में ब्रिक को ज्वाइन किया, ऐसा करके आ सकती स्टेटमेंट। या
आपसे पूछ ले कि 2024 में कौन सी कंट्री ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया, ऐसे करके आ सकती है, या ओवरऑल आपसे डिटेल पूछ ले ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। और डिटेल हम देखेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे। ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं वो 30% वर्ल्ड की लैंड सरफेस को कवर करते हैं, 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। ब्रिक्स की टर्म किस कोई पर्टिकुलर कंट्री ने नहीं दिया हुआ है, आपको याद रखनी है। जिम ओनेली है, इनकी एक पब्लिकेशन थी 2011 में, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स, उसी में ये पहली बार ये ब्रिक्स की टर्म देखी गई है। अब ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि ब्रिक्स की अपनी खुद की भी बैंक सेटअप की गई थी जो थी न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये आपको पता होना चाहिए कि 2013 में फिफ्थ ब्रिक की जो समिट हुई थी डरबन में, वहाँ ये मेंबर्स कंट्री ने अग्री किया कि ऐसी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एक बैंक होनी चाहिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो जहाँ पे हमें फंड मिलना थोड़ी ईजिली हो और फ्लेक्सिबल हो। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की कब सेटअप ये हुई, तो 2014 में, यानी 13 में बात की गई, 2014 में इसे सेटअप किया गया। हेडक्वार्टर्स याद रखनी है, ये शंघाई चाइना में है। और आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की आइडिया किसने प्रपोज की थी, तो इंडिया ने की थी फोर्थ ब्रिक्स समिट जो 2012 में हुई थी। हालांकि ये आइडिया इंडिया के द्वारा लाई गई थी, फिर भी आपको याद रखनी है हेडक्वार्टर्स कहाँ है, शंघाई चाइना में। अब ब्रिक्स की समिट 2024 में कजान रशिया में होने वाली है। अगर यूपीएससी 2025 में अगर आपसे पूछती है कि कहाँ इसकी समिट हुई थी रिसेंटली या 2024 में, तो आपको याद रखनी है कजान रशिया में हुई थी। ये एक न्यूज़ आई है टाइफून्स के बारे में। वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है साइक्लोन्स के बारे में, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स। आई बटन में इसकी लिंक है, आप वहाँ से इसे डिटेल में देख सकते हैं, या इस वीडियो को ख़त्म जब ये हो जाएगी तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत बड़ी सी टॉपिक है और हमें डिटेल में समझना है सारी चीज़ें, इसीलिए यहाँ मैं उसे कवर नहीं कर रहा हूँ, आप अच्छे से उसे सेपरेटली देखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये न्यूज़ आई है जहाँ पे हौती रेबल ग्रुप ने इसराइल पे अटैक किया है, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है इसराइल, कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और यहाँ मेडिटेरियन सी आप देख सकते हैं। गाज़ा, यहीं पे हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप रहते हैं। अभी जहाँ मेरी कर्सर है ये है गोलान हाइट्स, इसके बारे में यूपीएससी ने पूछा हुआ है। ये जो वाटर बॉडी देख रहे हैं ये है लेक हुल्ला। ये है वेस्ट बैंक जहाँ पे पैलेस्टीनियन अभी रह रहे हैं। यह है डेड सी, इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। यह है सी ऑफ गैलिली जो इसराइल और जॉर्डन के बीच में है। अभी जो मेरी कर्सर है इसके नीचे है गल्फ ऑफ अकाबा जो रेड सी से कनेक्ट होती है, आपको याद रखनी है। और कौन कौन से कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है रेड सी की नहीं, गल्फ ऑफ अकाबा की, तो आपको याद रखनी है इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है कि गल्फ ऑफ अकाबा से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, या गल्फ ऑफ अकाबा कनेक्ट होती है कौन सी सी से, रेड सी से होती है, ब्लैक सी से होती है, डेड सी से होती है, राइट, ऐसा क्वेश्चन आ सकती है। तो याद रखनी है रेड सी से कनेक्ट होती है गल्फ ऑफ अकाबा। अब ये कुछ मैप है, डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है यमन, यही के है हौती रेबिलियन ग्रुप जिन्होंने इसराइल पर अटैक किया है, ठीक है। और लेबनान के कौन है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, तो हिजबुल्ला, ये भी अटैक कर रहे हैं इसराइल पे। और इसराइल के अंदर जो हमास एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये भी इसराइल पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ और वाटर बॉडीज हैं उसको हम देख लेंगे। तो ये है रेड सी, ठीक है। अब रेड सी से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री शेयर होती है, तो इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, सूडान, इटेरिया, यमन और तिब्बती। यह है पर्शियन गल्फ, इसके बारे में भी यूपी से पूछ सकती है क्योंकि ईरान भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी 2024 में। और ये वाली आर्टिकल इसमें भी है क्योंकि इनका कहना है आर्टिकल में कि ईरान के ही द्वारा प्रोवाइड की गई है मिसाइल्स यमन को, और यमन ने उसी मिसाइल को लॉन्च किया है इसराइल पे, ठीक है। तो यह पर्शियन गल्फ कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे स्पेसएक्स की जो मिशन थी पोलरिस ड्रॉन मिशन, उन्होंने सक्सेसफुली ये मिशन को कंडक्ट किया, इसलिए ये आर्टिकल आई हुई है। आपको पता होना चाहिए कि पोलरिस ड्रॉन मिशन स्पेसएक्स के द्वारा ये लाई गई है, लॉन्च की गई थी। और ये किस चीज़ से कंसर्न है, तो ऑर्बिटल एक्सपीडिशन के लिए, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि ये कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च की गई है, या ये मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है या कंसर्न है, तो ये ऑर्बिटल एक्सपीडिशन से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि बहुत नई चीज़ें आपने सीखी होगी, और अगर आपने कुछ सीखी है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल
सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।